Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today we'll continue our last session in which we studied about design of experiments. हमने ये देखा कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते क्यों हैं, वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमें बहुत फ़ायदा देता है। फिर हमने ये देखा कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट डिज़ाइंस कौन से होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जब हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो उसमें रफली मुख्तलिफ़ स्टेप्स कौन से हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में लेवल्स क्या होते हैं। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट डिज़ाइंस कैसे फ़र्क होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट किस मकसद के लिए किए जाते हैं और फाइनली फिर हम मिनी टैब पे एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे, उसको रन करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें समझेंगे। और फाइनली डीवी के जो 11 स्टेप्स हैं, अभी हम थोड़ी देर में उनको देखेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेट्स लुक एट व्हाट आर द रीजंस फॉर एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, तब तक आप सही डिज़ाइन उसके लिए चूज़ नहीं कर सकेंगे। तो रीज़न को समझना सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है कि आपको टारगेट क्या दिया गया है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक रीज़न हो सकता है। कोई एक प्रोसेस है जिसमें उसका रिस्पांस लेवल लो है, आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, या किसी प्रोसेस में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स हो रहे हैं, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं। रीज़न स्क्रीनिंग हो सकता है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो आउटपुट चाहिए उसमें जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो बहुत सारे हैं, मे बी 15 हैं, 20 हैं। तो आप उन सब को एनालाइज करके देखना चाहते हैं कि इनमें से वाइटल फ्यू कौन से हैं, वो कौन से 3, 4, 5, 2 एक्सेस हैं या इनपुट वेरिएबल्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। फिर आप आगे सारी डिज़ाइनिंग और एक्सपेरिमेंट्स रन करने में सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स को देखते हैं। एक रीज़न ऑप्टिमाइजिंग हो सकता है। ऑप्टिमाइजिंग क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर रेंज में या किसी चीज़ को आउटपुट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं या मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, कंप्लेंट्स हैं, फेलियर्स हैं, आप उनको मिनिमाइज़ करना चाहेंगे। और आउटपुट कुछ ऐसी है जहाँ फाइनेंशियल आउटपुट है, जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे आप उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहेंगे। और कभी कभी ऑप्टिमाइजिंग का मतलब ये भी होता है कि आप एक पर्टिकुलर रेंज में रखना चाहते हैं। जैसे आपको टारगेट दिया गया है कि आप एक शर्ट बनाएं जिसका कॉलर 16 इंच का हो, तो फिर आप एक रेंज डिफ़ाइन करेंगे 15.9 से 16.1 तक, और आपकी ऑप्टिमाइजेशन यही होगी कि उस रेंज के दरमियान रहे आउटपुट। इसी तरह रोबस्टनेस एक आपका रीज़न हो सकता है एक्सपेरिमेंट के लिए। रोबस्टनेस क्या है कि आप जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करें, आपको जो रिस्पांस मिले वो कांस्टेंट मिले। वो टाइम भी हो सकता है, वो कोई मेजरमेंट भी हो सकती है, टेम्परेचर, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बेसिकली डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट between the process outputs or inputs, and the vital few and to screen the vital few inputs out of the many inputs. Some of these causes and effects may include the impact of interactions, often referred to इनको कहा जाता है synergistic और cancelling effects। यानी आपकी inputs बहुत सारी हैं, लेकिन वो एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता है। एक जब बढ़ती है तो वो दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकती है। ये बड़ा कॉमन होता है एक्सपेरिमेंट्स में कि मुख्तलिफ इनपुट्स जो है वो दूसरों के लिए, यानी एक इनपुट दूसरे के लिए सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट रख सकती है, उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर सकती है। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको ये भी समझने में मदद देता है कि कौन से वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को हम थोड़ी देर में मज़ीद डिटेल में देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स के मकसद क्या होते हैं।
डिज़ायर्ड रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर में देखा, पहले देखा, उसी को ज़रा डिटेल में देखें तो एक डिज़ायर्ड रिजल्ट ये हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, यू वांट टू एलिमिनेट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यू वांट टू रिड्यूस द साइकिल टाइम। दूसरा ये हो सकता है कि आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, या किसी रेंज में रखना चाहते हैं। ऑप्टिमाइजिंग के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स चाहिए होते हैं ताकि आप प्रोसेस रिस्पॉन्स को वेरी कर सकें, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल बेसिकली क्या चीज़ है कि एक तरफ आपने वाई यानी वो आउटपुट लिखी होती है जो आपको चाहिए होती है, और दूसरी तरफ एक इक्वेशन की शक्ल में एक्सेस लिखे होते हैं, जिस तरह की आपकी रिग्रेशन इक्वेशन होती है ना, y इज़ इक्वल टू बी इंटू x1 प्लस सी इंटू x2, जितने भी आपके एक्सेस हैं, और फिर उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं शुरू में, और आखिर में कुछ एरर्स भी हो सकते हैं। तो वो इक्वेशन आपको हेल्प करती है ऑप्टिमाइज़ करने में। इसी तरह ये ऑप्टिमाइजिंग आपको मदद करती है कि आप मुख्तलिफ़ कस्टमर्स की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें, यानी जो भी आपको वॉइस ऑफ कस्टमर मिली है, यानी कस्टमर की तरफ से कोई फीडबैक मिली है, या कस्टमर ने कोई स्पेसिफिकेशन दी है कि उसको इतने साइज़ का पीस चाहिए, उसको इतने टेम्परेचर पे पिज़्ज़ा चाहिए, उसको इतने लेंथ का बैट चाहिए जिससे वो खेलेगा, इतने साइज़ का हेलमेट चाहिए, कुछ भी हो सकता है स्पेसिफिकेशन में। फिर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपका हो सकता है कि आपका डिज़ाइन रोबस्ट हो। रोबस्ट का जैसे मैंने आपको बताया मतलब होता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे आपको, वो कोई साइज़, कोई टेम्परेचर, कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये है कि रोबस्ट डिज़ाइन में डिसेंसिटाइज द आउटपुट रिस्पॉन्स टू इनपुट वेरिएबल चेंजेस इंक्लूडिंग नॉइज़ वेरिएबल्स, यानी कुछ इस तरह का आपका डिज़ाइन हो के ऐसे वेरिएबल्स जो कि आपकी वो एक नॉइस उनका कैरेक्टर है, यानी ये समझें कि वो कोई अच्छाई पैदा नहीं करते, बल्कि आपके आउटपुट को वेरी करते रहते हैं। तो अपने सिस्टम को उनसे डिसेंसिटाइज किया जाए, यानी उनके चेंज होने से आपकी आउटपुट पे फ़र्क ना पड़े। फिर है जी डिज़ाइन प्रोसेसेस नोइंग विच इनपुट वेरिएबल्स आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। तो आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ये भी हो सकता है कि आपको ये पता चल जाए कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो जिनको उन लेवल्स पे रखना मुश्किल है, जो जिस पे बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। मुश्किल का मतलब ये भी हो सकता है कि वो महंगे हैं, मुश्किल का मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपकी मशीन उस तरह की आउटपुट देने के काबिल नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओवन है, वो उसकी लिमिट ही 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस जो है वो चाहता है कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो वो ज़ाहिर है आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे उस मशीन पे। और फाइनली डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हो सकता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, it is used when there are many input variables to evaluate and they are too much, and you want to reduce the number of these inputs to uh, a manageable level, and और वो जो नंबर जो आप छोटा करना चाहते हैं उनमें आप सबसे वाइटल इनपुट्स अपने पास रखना चाहते हैं। अब डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है, जैसे हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया कि ये है क्या, तो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ planning and conducting an experiment that will yield the true cause and effect relationship between the x variables and the y variables of interest। जैसा कि मैंने आपको बताया कि x वेरिएबल इनपुट वेरिएबल्स होते हैं और y वेरिएबल्स आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। x वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं, और y वेरिएबल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। इनको इसलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कहते हैं कि y डिपेंड्स ऑन एक्सेस, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सेस जो है वो y पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। Design of experiments allows the experimenter to study the effect of many input variables that may influence the product or process simultaneously, as well as
पॉसिबल इंटरेक्शन इफ़ेक्ट्स, जैसा कि हमने पीछे बात की, कैंसलिंग इफ़ेक्ट या सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट्स को भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। और ये जो एक्सेस होते हैं इनको हम अलग अलग स्टडी नहीं करते, बल्कि इनकी साइमल्टेनियस यानी सबको इकट्ठे वेरी करके स्टडी करते हैं। हमने पिछले सेशन में एक क्विकली डिस्कशन की थी कि वन फैक्टर एट अ टाइम पहले यूज़ होता था। उसमें ये होता था कि सिर्फ एक फैक्टर को वेरी किया जाता था, बाकी सबको कांस्टेंट रखा जाता था। लेकिन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में सबको वेरी किया जाता है। एंड रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स का बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल होता है या मैथमेटिकल फंक्शन होता है, या आम ज़ुबान में कहें तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसकी शक्ल कुछ रिग्रेशन की तरह की होती है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिग्रेशन इक्वेशन में वाइज, एक्सेस, कांस्टेंट और एरर होता है। लेकिन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के आउटपुट में कांस्टेंट और एरर ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, सिर्फ आपको वाइज और एक्सेस भी ज़्यादातर इक्वेशंस में मिलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में ये है कि आपको कॉस्ट कम रखनी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कर देंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर देते हैं जिसमें आपको 100 रन करने पड़ते हैं एक ओवन में एक मेटल को गर्म करने के लिए। अब उस मेटल में उस मेटल को इस ओवन में गर्म डिज़ायर्ड लेवल तक करने के लिए फ़र्ज़ करें 10 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपने सैकड़ों घंटे बुक कर दिए उस ओवन के, जिनकी कॉस्ट प्रॉब्लम मिलियंस में है। तो ये डिज़ायर्ड नहीं होता। ऑब्वियसली आपको लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे ये एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं, और ये एक बड़ा टारगेट होता है DOE का कि आपके एक्सपेरिमेंट्स लोएस्ट कॉस्ट पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दें जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, जो आपके अच्छे डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दे आर एफिशिएंट एक्सपेरिमेंट्स। वो कम कॉस्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पिछले सेशन में हमने OFAT, OFAT या वन फैक्टर एट अ टाइम के बारे में डिस्कशन किया था कि वो बेसिकली डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं होता। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक फैक्टर को सिर्फ वेरी किया जाए, बाकियों को कांस्टेंट रखा जाए, वो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट का स्टाइल तो है, लेकिन ऑब्वियसली एक हम साइंटिफिक टर्म में जिसको DOE कहते हैं, वो DOE नहीं है। कैसे नहीं है? ये आप अगर इस तस्वीर को देखें जो आपके सामने बनी हुई है, तो इसमें इस ग्राफ को देखें। इसके एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है 30, 31, 32, 33, 34, 35 इसकी मार्किंग्स हैं, और आपके वाई एक्सिस पे प्रेशर है जिसकी 120, 125, 130 और 135 मार्किंग है। अब आप अगर इसके अंदर जो ब्लैक डॉट्स लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिनका टाइटल है, उनको देखें तो उनमें जो डॉट नंबर 4 है वो जो इस ग्राफ के साथ टेबल है उसमें ट्रायल नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो आपको बता रहा है कि टेम्परेचर जब 125 हो और प्रेशर 33 हो तो आपको जो यील्ड मिलती है वो 92% मिलती है। इसकी को आप ज़रा गौर से देखें तो ये 95 और 90 वाले सर्कल के दरमियान तकरीबन 92 पे ये डॉट लगा हुआ है। अब एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा है कि ये बेस्ट आपको यील्ड यहाँ पे मिल रही है। बाकी आप डॉट्स को देखें तो डॉट नंबर 1 जो है वो 75 से भी बाहर लगा हुआ है, डॉट नंबर 2 जो है वो 80 पे लगा हुआ है, डॉट नंबर 3 जो है वो 90 पे लगा हुआ है, ये डॉट नंबर 4 जो है ये 92 पे है। इसी तरह आपने चूँकि आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो हम 6 और 7 को फ़िलहाल डिस्कस ना भी करें तो 5 भी आपका जो है वो 85 पे है, तो बेस्ट फिर 92 ही बनता है। लेकिन
No matter how efficiently you perform this experiment, आप जितना अच्छा ही वन फैक्टर एट अ टाइम को कर लें, आप आपको बस सिर्फ इतनी सी ही बात समझ आएगी। हालांकि प्रोसेसेस के अंदर ये जो आपको रेड कलर की और फिर येलो और फिर ग्रीन और फिर ब्लू और फिर एक और रेड लाइन स्फीयर्स से नज़र आ रहे हैं, ये वो कंटूर्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल सबसे बाहर वाला कंटूर 75 को रिप्रेजेंट करता है। तो 75 जो है वो किसी एक कम्बिनेशन पे नहीं मिलता, बल्कि बहुत से कम्बिनेशंस पे मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल 35 के साथ अगर आप देखें, 35 टेम्परेचर के साथ इसको स्ट्रेट ऊपर लेके जाएं तो तकरीबन 115 प्रेशर पे भी आपको 75 मिलेगा विद 35, और आप इसको स्ट्रेट ऊपर लेके जाएं अगेन तो आपको समवेयर अराउंड 165 भी आपको 75 ही मिलेगा। इसी तरह बाकी सब कंटूर्स के अपने अपने मल्टीपल कम्बिनेशंस हैं, लेकिन वन फैक्टर एट अ टाइम आपको वो मल्टीपल कम्बिनेशंस नहीं बताता, बल्कि एक समझें कि इंतहाई मायोपिक और एक स्पॉट के बारे में खाली बता रहा है कि वहाँ पे क्या इनपुट है। द कर्व्स जिनके बारे में मैंने बात की, दैट आर शोन ऑन द ग्राफ, दे रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट प्रोसेस यील्ड। If you knew the theoretical relationship among all the variables and the process output of pressure। अभी तो हमें हम तो चूँकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करने वाले को पहले से नहीं पता होता है, लेकिन अगर थियोरेटिकल रिलेशनशिप पता होता तो इस तरह के कंटूर्स आपको पता होते। नाउ these contour lines would be familiar to you if you have ever done hiking in the mountains and looked at an elevation map which shows contours of constant elevation। मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों के मैप्स इसी तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 मीटर्स जिस जिस जगह है तो उस जगह से इसी तरह के सर्कुलर कंटूर्स गुजर रहे होते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट में वी डिसाइडेड टू इंक्रीज टेम्परेचर ट्राइंग टू अचीव हायर यील्ड OFAT के केस में। आफ्टर अचीविंग अ मैक्सिमम यील्ड विद टेम्परेचर वी देन डिसाइड टू ओनली चेंज द अदर फैक्टर दैट इज़ प्रेशर। यानी OFAT करते हुए आप क्या करते हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं तो पता लगता है कि टेम्परेचर तो सबसे अच्छा 35 ही है, तो जो हमें सबसे ज़्यादा यील्ड दे रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको कांस्टेंट कर लेते हैं और प्रेशर को वेरी करना शुरू कर देते हैं, जैसे इस केस में आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। वी देन कम टू द कंक्लूजन दैट मैक्सिमम यील्ड इज़ नियरली 92% बिकॉज इट वॉज द हाइस्ट यील्ड नोटेड इन आर 7 ट्रायल्स। हमारे सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी में डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हम इससे ज़्यादा यील्ड ढूंढ सकते हैं। कैसे कि हमें ये कंटूर्स जब पता होते हैं, हमें रिस्पांस सरफेस पता होती है जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या चीज़ है, तो हम बेस्ट आउटपुट उससे ले सकते हैं। अभी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जो होते हैं इनके बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है उसको ये है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल फैक्टोरियल्स। फ्रैक्शनल फैक्टोरियल का मतलब है कि आप हर पॉसिबल कम्बिनेशन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। जैसे हमने पीछे प्रेशर और टेम्परेचर को देखा, तो प्रेशर जो है वो 120 भी था और 125 भी था, 130 भी था, टेम्परेचर 30, 31, 32, 33 था। तो इन सब के हर पॉसिबल कम्बिनेशन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बल्कि उनके एक फ्रैक्शन को चूज़ करते हैं। वो 50% भी हो सकते हैं, वो 25% भी हो सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। नॉर्मली फ्रैक्शनल फैक्टोरियल उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास टोटल जो इनपुट वेरिएबल्स होते हैं या एक्सेस होते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो 4 से 15 तक होते हैं। दूसरा जो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो है फुल फैक्टोरियल, यानी तमाम कम्बिनेशंस पे आप एक्सपेरिमेंट रन करेंगे। ये ऑब्वियसली उस वक्त करते हैं जब इनपुट वेरिएबल्स कम होते हैं, 2 से 5 होते हैं। अगर इनपुट वेरिएबल 15 हों और आप उनका फुल सारे कम्बिनेशंस रन करना शुरू कर दें तो 15 के कितने बनेंगे? 15 ज़रबे 14 ज़रबे 13। अब मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर लें, हज़ारों में बन जाएंगे। इसी तरह तीसरी टाइप है वो है रिस्पांस सरफेस मेथड या रिस्पांस सरफेस मेथडोलॉजी, RSM भी कहते हैं इसको। RSM जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होता है व्हेन यू want to optimize a response, typically when the response surface has significant curvature।
यानी स्ट्रेट रिलेशनशिप्स नहीं हैं, बल्कि जो रिस्पांस हमें मिल रहा है उसमें कर्वेचर है, पैराबोला की शक्ल बन रही है, कोई भी और शक्ल बन रही है जो कि स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो आप ऑब्वियसली उसको एनालाइज करना आसान होता है, लेकिन कर्वेचर हो तो फिर आपको बीच में भी रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं ताकि आपको समझ आए। अभी थोड़ी देर में हम इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब मैं आपको डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का स्टेप 5 बता रहा हूँ वहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जब कर्वेचर्स यूज़ होते हैं आपके रिस्पांस में, तो वहाँ पे आप RSM यूज़ करते हैं, और RSM में द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स इज इवन लेस, 2 से 4 में आप इसको यूज़ करते हैं जब 2 से 4 इनपुट वेरिएबल होते हैं। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि फ्रैक्शनल फैक्टोरियल आपको सिस्टम के बारे में जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शंस के बारे में, उसकी यील्ड के बारे में कम नॉलेज देता है। फुल फैक्टोरियल उससे ज़्यादा नॉलेज देता है, और रिस्पांस सरफेस जो है वो सबसे ज़्यादा नॉलेज देता है। लेकिन एज यू कैन इमेजिन इनकी कॉस्ट उसी तरह बढ़ती जाती है। अगर आप रिस्पांस सरफेस करेंगे इसका मतलब है आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप फुल फैक्टोरियल करेंगे मतलब आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। फ्रैक्शनल फैक्टोरियल करेंगे तो ऑब्वियसली कम एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो इसलिए शुरू में हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट का रीज़न पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फैसला कर सकें कि आपने किस तरह का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है। अब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर नॉमेनक्लेचर क्या इस्तेमाल होता है उसको देखते हैं। जो जनरल नोटेशन यूज़ होती है वो 2 टू द पावर k होती है। जनरली noted as 2 to the power k, and k is the number of the input variables or factors, and 2 is the number of levels for all the factors used। यानी हमारे पिछले केस में जहाँ पे हमने टेम्परेचर और प्रेशर की बात की थी, तो वहाँ पे फैक्टर कितने थे? 2 थे खाली, टेम्परेचर और प्रेशर। अब उसमें आप जो है 2 लिखेंगे यहाँ पे अगर टेम्परेचर आपके पास सिर्फ 2 लेवल्स पे हो, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और बीच में कोई वेरिएशन ना हो, तो ये 2 ही रहेगा। और इसी तरह प्रेशर के भी 2 वेरिएबल्स हों, फ़र्ज़ करें 120 और 140 होता, उसके सिर्फ 2 लेवल्स होते, तो यहाँ पे 2 होता। और k का मतलब है कि एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। लेकिन अगर आपके एक और वेरिएबल होता है टेम्परेचर प्रेशर के अलावा, फ़र्ज़ करें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने सॉल्वेंट सप्लायर और ऑफिस लोकेशन, 2 और वेरिएबल्स हैं, तो ये k 2 के बजाय 4 हो जाता। इसी तरह फ़र्ज़ करें लेवल्स इन सब के आपके सामने लो और हाई लिखे हुए हैं, तो 2 लेवल हैं। फ़र्ज़ करें ये एक और लेवल होते, लो मीडियम और हाई होते, तो ये 2 के बजाय 3 लिखा हुआ होता। और k यहाँ पे चूंकि वेरिएबल्स 4 हैं तो 3 रेज़ टू पावर 4 होता। इन अदर वर्ड्स आप एज्यूम करें एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फैक्टर भी 2 हैं और दोनों का लेवल भी 2 है, यानी 2 रेज़ टू पावर 2। तो जब आप फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन करेंगे तो आपको 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 टोटल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। फ़र्ज़ करें आपके फैक्टर्स 3 हो जाएं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे फुल फैक्टोरियल के लिए, यानी 8 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। अब 2 लेवल और फैक्टर 4 हों तो बताएं उसमें कितने होंगे? आंसर क्या होगा जी? आपके लेवल हो गए 2 और k की जगह आपने लिख दिया 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच मेक्स 16 ऑब्वियसली। तो इस केस में जो आपके सामने टेबल बना हुआ है इसमें लेवल्स 2 हैं यानी लो और हाई, और फैक्टर्स 4 हैं यानी टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट सप्लायर एंड ऑफिस लोकेशन। तो 2 रेज़ टू पावर 4। अगर आप फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आपको 16 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप इसी को आप फ्रैक्शनल फैक्टोरियल करना चाहते हैं
यानी हाफ फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली 16 का आधा हो जाएगा, आपको 8 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन जैसा हमने पीछे देखा, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल आपको नॉलेज कम देगा, फुल फैक्टोरियल आपको नॉलेज ज़्यादा देगा। और रिस्पांस सरफेस करें तो ऑब्वियसली वो उससे भी ज़्यादा देगा। लेकिन थोड़ी देर में हम देखेंगे रिस्पांस सरफेस कब और क्यों करते हैं। अच्छा जी, ये उसी जो हम पीछे बात कर रहे थे, ये उसका एक और उसकी विजुलाइजेशन है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर, और उनकी रेंजेस जो हैं, उनके जो लेवल्स हैं वो भी दो ही हैं। जो आपका प्रेशर है वो या 500 होता है या 600 होता है। इसी तरह टेम्परेचर आपका या 300 होता है या 350 होता है। तो इसका मतलब है 2⁻² आपका फुल फैक्टोरियल होगा। आपको 4 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। एक एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर 300 रखा जाएगा और प्रेशर 500 रखा जाएगा। एक में टेम्परेचर 350, प्रेशर 500। एक में टेम्परेचर 300, प्रेशर 600, और एक में टेम्परेचर 350 और प्रेशर 600। इसको अगर आप इसी को देखें, आपके पास जो दो बाकी ये आपके पास टोटल 4 विजुलाइजेशन है सामने स्लाइड पे। तो राइट साइड पे जो नीचे है वो कम्बिनेशन है कि आप किस कम्बिनेशन के साथ 4 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उसके ऊपर अगर आप देखें तो इसी को एक ग्राफिकल शक्ल में दिखाया हुआ है। जो हम टेम्परेचर को जब हम कहते हैं 300, तो ये लोअर लेवल है टेम्परेचर का, और जो हायर लेवल है वो 350 है। दो ही लेवल है। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नॉर्मली हम एग्जैक्ट हर दफ़ा 300 और 350 नहीं लिखते, बल्कि जो छोटी वैल्यू होती है या लोअर लेवल होता है उसको -1 कहते हैं, और जो हायर लेवल होता है उसको +1 कहते हैं। इसी तरह प्रेशर की जो लोअर वैल्यू है वो 500 है, तो हम 500 को -1 कहेंगे, और जो हायर वैल्यू है वो 600 है, तो 600 को +1 कहेंगे। तो अब आप इस नॉलेज के साथ ऊपर वाले जो स्क्वायर्स सा जिसके साइडों पे 4 डॉट लगे हुए हैं, इस ग्राफ को देखें तो जो पहला कोना है जो कि लेफ़्ट साइड का नीचे वाला कोना है, वहाँ लिखा हुआ है -1 -1। इसका मतलब है कि इस जगह पे टेम्परेचर की भी लोअर वैल्यू यूज़ हो रही है और प्रेशर की भी लोअर वैल्यू यूज़ हो रही है। इसी तरह आप बाकी तीनों को देखें तो आपको -1 +1 +1 +1 +1 -1 नज़र आ रहा होगा। यानी वो आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पे किसकी लोअर और किसकी हायर वैल्यू इस्तेमाल हो रही है। अब बाकी दोनों डायग्राम्स पे आ जाएं तो ऊपर वाला जो है लेफ़्ट साइड पे वो आपको अनकोडेड बता रहा है, यानी टेम्परेचर 300 और 350, प्रेशर 500 और 600, और नीचे वाला आपको कोडेड बता रहा है, यानी कि -1 और +1 की शक्ल में बता रहा है। आगे चलते हैं जी। अब ये एक और एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जो आपको इसमें लेफ़्ट साइड पे एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें एक कैटapult या एक गुलेल की तरह की चीज़ आपको नज़र आ रही है, जिसमें एक बॉल है। आप इस कैटapult को या गुलेल को पीछे खींचते हैं और बॉल को फेंक देते हैं, तो बॉल जाके कहीं गिरती है। अब वो डिस्टेंस जो है जो बॉल अचीव करती है वो फंक्शन है 3 चीज़ों का। एक चीज़ है स्टार्ट एंगल, जो ये लोहे की एक रॉड सी नज़र आ रही है, इसके साथ धागा बंधा हुआ है। तो जिस पॉइंट पे उस रॉड के साथ धागा बंधा हुआ है इसको वेरी किया जा सकता है, ये स्टार्ट एंगल है। तो एक इसका -1 लेवल है, एक +1 लेवल है। इसी तरह एक स्टॉप एंगल है। स्टॉप एंगल क्या चीज़ है? बॉल के नीचे आपको एक काले रंग का धागा नज़र आ रहा होगा, उसको भी वेरी किया जा सकता है, यानी आप कितना पीछे उसको खींच के लेके जाएंगे, ये स्टॉप एंगल है। और तीसरी चीज़ है फुलक्रम। फुलक्रम क्या चीज़ है कि ये जो एक एक होल्डर सा है जिसके अंदर बॉल पड़ा हुआ है, इसको भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो ऊपर वाली जगह +1 है, नीचे वाली जगह -1 है। तो इस कैटapult में 3 वेरिएबल्स हैं, स्टार्ट एंगल, स्टॉप एंगल और फुलक्रम, जिनके 2-2 लेवल हैं, एक -1 एक +1। अब आप इनमें से किसी भी लेवल पे रख के
किसी भी तीनों फैक्टर्स को लोअर या हायर लेवल पे रख के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और इससे आप जानना क्या चाहते हैं? जानना ये चाहते हैं कि आपका बॉल सबसे दूर किस कॉम्बिनेशन पे जाएगा। तो अब आप इस क्यूब प्लॉट को देखें ज़रा, जो डॉट्स वाला प्लॉट एक नज़र आ रहा है आपको, ये आपको ये बता रहा है कि जब स्टार्ट एंगल लोअर होता है, यानी उसकी हम -1 की वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, और स्टॉप एंगल भी लोअर होता है, उसकी हम -1 वाली वैल्यू लेते हैं, और फलक्रम भी लोएस्ट होता है, यानी उसकी भी हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं, तो बॉल 2.1 मीटर दूर जाता है। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में जो सबसे नीचे वाला डॉट लगा हुआ है, ये उसके साथ 2.1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि तीनों वेरिएबल्स की छोटी वैल्यू ली, यानी -1 वाली वैल्यू ली, और बॉल को फेंका तो बॉल 2.1 मीटर दूर गया। अब आप टेबल पे आ जाएं, तो टेबल में रन नंबर 1 के सामने अगर आप देखें तो स्टार्ट एंगल की छोटी वैल्यू ली हुई यानी -1, स्टॉप एंगल की छोटी वैल्यू यानी -1, और फलक्रम की भी छोटी वैल्यू यानी -1, और आगे लिखा हुआ है कि मीटर कितने ट्रैवल किए बॉल ने। ठीक है जी। तो इसी तरह आप 8 पॉसिबल जो इसकी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं और 2 हर वेरिएबल के लेवल हैं, 2⁻³ 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो फुल फैक्टोरियल जब आप इसको रन करेंगे, यानी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रन करेंगे, तो आपको 8 बार ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आप स्टार्ट एंगल, स्टॉप एंगल और फलक्रम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखेंगे। और आखिरी कॉलम आपको बता रहा है कि उन मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखते हुए आपको डिस्टेंस कितना मिला। तो इसमें आप देखें कि आपको जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मिल रहा है वो रन नंबर 7 में मिल रहा है, 8.2 मीटर्स। और ये कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन ये है कि स्टार्ट एंगल की छोटी वाली वैल्यू, स्टॉप एंगल की बड़ी वाली वैल्यू, फलक्रम की भी बड़ी वाली वैल्यू। इसी को अगर आप वापस आके क्यूब प्लॉट में देखें तो 8.2 जो है वो सबसे ऊपर वाली लेफ़्ट साइड वाले डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे स्टार्ट एंगल की छोटी वाली वैल्यू है, स्टॉप एंगल की बड़ी वाली वैल्यू है, और फलक्रम की भी बड़ी वाली वैल्यू है। अब ये क्यूब प्लॉट को पढ़ना ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं आपको अगली स्लाइड पे ज़रा थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ कि क्यूब प्लॉट को आप कैसे पढ़ते हैं। अब थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह इसको मिनी टैब पे भी सीखेंगे, तो उससे और चीज़ें क्लियर होंगी। अब इस क्यूब प्लॉट को आप देखिएगा, ये उसी वो जो पीछे हमने क्यूब प्लॉट देखा था उसी को ज़रा डिटेल में देख रहे हैं। तो स्टार्ट एंगल जो है, स्टार्ट एंगल बेसिकली आप इस क्यूब प्लॉट को समझें कि आपके सामने एक क्यूब पड़ा हुआ है, एक डब्बा पड़ा हुआ है जो कि स्क्वायर शेप का है, और एक्सटेंशन में भी वो उतनी ही साइज़ का है। तो समझें कि चारों साइड 8 साइडों से वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइडों से वो स्क्वायर है, बल्कि सॉरी 6 साइडों से स्क्वायर है। तो इसमें जो डब्बे का सबसे नीचे वाला फेस है, यानी डब्बे का वो अगर आप उसको ज़मीन पे रखें तो जो ज़मीन के साथ पूरे का पूरा एरिया टच हो रहा है वो फलक्रम की लोअर रीडिंग्स हैं, और जो डब्बे का टॉप है वो फलक्रम की हायर रीडिंग्स हैं। इसी तरह जो जो बिल्कुल आपके सामने वाला फेस है, जो आपके सामने वाला फेस है, ये आपको स्टार्ट एंगल की नेगेटिव और पॉजिटिव नीचे पे रीडिंग्स दे रहा है, और ऊपर आप इसको देखें तो ये स्टॉप एंगल की आपको हायर वाली रीडिंग्स दे रहा है। इसी तरह अगर हम ये जानना चाहें कि डब्बे का कौन सा फेस है जो स्टार्ट एंगल की सिर्फ नेगेटिव रीडिंग देता है, तो वो वाला फेस है जो जिसके पास
लाल रंग के आपको एक रेक्टेंगल सा बना हुआ नज़र आ रहा है। इस फेस में स्टार्ट एंगल की सब लोअर रीडिंग होती हैं और उसके ऑपोजिट फेस में स्टार्ट एंगल की सब हाईएस्ट रीडिंग होती हैं। अगर हम स्टॉप एंगल को ले लें तो एक नीचे वाला फेस टॉप एंगल की लोअर रीडिंग्स को दे रहा है, टॉप वाला फेस टॉप एंगल की हाई रीडिंग्स को दे रहा है। इसी तरह हर फेस जो है वो किसी न किसी वेरिएबल की या लोअर रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या हायर रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। So if you look at the the point that shows the distance at 8.2 meters, what it's telling you is that uh, if we set the stop angle high, the start angle low, and the fulcrum high, we would expect to launch the ball about 8.2 meters with the catapult. So that makes sense, right? Alright, तो आप फिर मिनीटैब में कैसे एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं? मिनीटैब में आप there's actually a module for design of experiments. आप स्टैट्स में डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में क्रिएट डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको फिर ये जितनी हमने अभी तक डिस्कशन की वो सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। जैसे आपको बताना होता है कि आपके फैक्टर्स कितने हैं, यानी कि इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं। फिर आपने बताना होता है कि उन फैक्टर्स के लेवल क्या है, 2 लेवल हैं या 3 लेवल हैं। फिर उसके अंदर आप उन लेवल्स को मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप फुल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फ्रैक्शनल फैक्टोरियल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने फैक्टर्स के लेवल्स जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेम्परेचर है तो उसको सेंटीग्रेड्स में डिफ़ाइन करेंगे या सिर्फ लो और हाई यानी -1 और +1 में डिफ़ाइन करेंगे। फिर आप इसमें ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट अगर आपको फुल फैक्टोरियल कह रहा है कि 4 बार करें तो आप 4 ही बार करना चाहते हैं या उसको रेप्लिकेट भी करना चाहते हैं। जैसे पिछले जो डीएवी का पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेप्लिकेट्स जो हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने को हम कहते हैं। और उससे पहले स्टैट्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी एक्सपेरिमेंट में अगर आपको रिलायबिलिटी या वैलिडिटी कम नज़र आ रही हो या इन अदर वर्ड्स उसका आपको पी वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल रेंज में ना आ रही हो तो आप उसको फ़ौरन रिजेक्ट करने के बजाय उसको रेप्लिकेट करें। अगर वो इम्पॉर्टेंट इशू है तो ये एक क्रॉस वैलिडेट हो जाएगी आपकी ऑब्जर्वेशन और चूँकि रीडिंग्स भी ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़्यादा रिलायबल और वैलिड रीडिंग्स आ जाएंगी आपके पास। तो रेप्लिकेट करने का भी आप वहाँ पे फैसला कर सकते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट का जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं कैटापल्ट वाले का, सामने आपके मेन इफ़ेक्ट्स शो हो रहे हैं। मेन इफ़ेक्ट्स का मतलब कि आपके जो 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं स्टार्ट एंगल, स्टॉप एंगल और फुलक्रम, उनका डिस्टेंस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनको चेंज करने से। The y-axis is the same for each of the plots, so they can be compared side by side. तो आप इनको देख के क्या बता सकते हैं कि which has the steepest slope, what was the largest impact on the output, which of these factors has the strongest impact on the output. तो वो वही है जिसका एंगल स्टीपेस्ट होता है और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि इन तीनों में से फुलक्रम का एंगल सबसे स्टीप है। यानी अगर आप इनके नंबर्स पढ़ें तो फुलक्रम जब नेगेटिव होता है तो एवरेज 2 मीटर डिस्टेंस अचीव करता है बॉल, और जब पॉजिटिव होता है या उसकी हायर वैल्यू होती है तो 5 मीटर से भी ज़्यादा अचीव करता है। अब ये 2 से 5 बड़ी चेंज है कंपेयर टू स्टॉप एंगल जो नेगेटिव और पॉजिटिव या लोअर और हायर वैल्यूज़ में 2.5 से 4.5 तक जा रहा है, और स्टार्ट एंगल जो है वो रिवर्स है,
वो तकरीबन 4.8 से 2.4 तक आ रहा है। तो स्टीपेस्ट एंगल चूँकि फलक्रम का है तो उसका इम्पैक्ट डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा है। इनको हम कहते हैं मेन इफ़ेक्ट्स प्लॉट। ये प्लॉट हमें बताते हैं कि मेन इफ़ेक्ट्स में यानी कि वेरिएबल्स में सबसे ज़्यादा आउटपुट में चेंज लाने वाला वेरिएबल कौन सा है। इस केस में हमें नज़र आ रहा है कि फलक्रम सबसे ज़्यादा आउटपुट में चेंज लाने वाला वेरिएबल है। अगर आप रिकॉल करें हमारे पहले डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लेक्चर में, तो मैंने आपको एक पौधे की एग्जांपल दी थी कि हम चाहते हैं कि हमारा पौधा सबसे बड़ा हो जाए और इसमें हमारे हमारे वेरिएबल्स हैं पानी, धूप और खाद। तो अगर हम वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डिज़ाइन करते तो हमें पता चलता कि पानी ज़्यादा या कम डालने से पौधे की हाइट पे फ़र्क पड़ता है, या सनलाइट ज़्यादा देने से पौधे की हाइट को फ़र्क पड़ता है, या खाद ज़्यादा या कम डालने से पौधे की हाइट को फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह के उनके प्लॉट्स होते और किसी एक का एंगल सबसे स्टीप होता तो हमें पता चलता कि वो सबसे ज़्यादा फ़र्क डालने वाला फैक्टर है। अब ये मेन फैक्टर प्लॉट बनता कैसे है, ये थोड़ी देर पहले जो हमने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था जिसमें 8 रन्स थे, ये उसी के टेबल को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप और से देखें तो जो स्टार्ट एंगल का छोटी वाली वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है या -1 वैल्यू है, वो 4 जगहों पे है। आप दूसरे कॉलम को देखें तो 4 जगह -1 लिखा हुआ है और 4 जगह +1 लिखा हुआ है। तो -1 वो जब भी था, उन सब वैल्यूज़ को एवरेज कर लें। यानी कि आप इस टेबल में देखें तो पहला -1 है 2.1 पे, दूसरा है 3.35 उसकी आउटपुट है दूसरे की, तीसरे की 5.15 है, यानी कि मीटर्स ट्रेवल किया है उसने, और चौथे की 8.2 है। आप इन चारों को जमा करें और 4 पे डिवाइड कर दें, जो आप देख सकते हैं कि आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे टॉप पे नज़र आ रहा है कि 4 वैल्यूज़ ऐड होकर 4 पे डिवाइड हो रही हैं और उनकी एवरेज आ रही है 4.7। तो 4.7 पे ये डॉट लगा हुआ है। इसी तरह स्टार्ट एंगल की जो हायर वैल्यू है या +1 वाली वैल्यू है, उसके भी 4 एंट्रीज़ हैं और उनके भी मीटर ट्रैवल जो चारों हैं 0.9, 1.5, 2.4 और 4.55, इन चारों को जमा करें 9.4 बनता है, 4 पे डिवाइड करें 2.34 बनता है। तो ये नीचे वाला डॉट 2.34 पे लगा हुआ है। तो इस तरह मेन इफ़ेक्ट्स के प्लॉट बनाए जाते हैं। तो जी एक प्लॉट होता है मेन इफ़ेक्ट का, और एक प्लॉट फिर दूसरा प्लॉट होता है इंटरैक्शंस के। ऑब्वियसली मेन इफ़ेक्ट के प्लॉट में आपको एक ही लाइन नज़र आएगी क्योंकि हम एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंटरैक्शन प्लॉट देखेंगे तो उसमें हमें 2 लाइनें नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरैक्शन प्लॉट क्या होता है। Interactions occur when variables act together to impact the process output. Interaction plots are constructed by plotting both variables together on the same graph. अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो ये ग्राफ है किसी दवाई की डोजेज का, यानी आप मरीज़ को 30 ml भी दे सकते हैं, 60 ml भी दे सकते हैं और 90 ml भी दे सकते हैं, और उससे कोई डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है। फ़र्ज़ करें उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेंज हो रहा है, या फ़र्ज़ करें उसकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेंज हो रहा है। तो ये प्लॉट आपको ये बता रहा है कि जो मर्द पेशेंट हैं उनमें तो डोज का, और फ़र्ज़ करें फास्टिंग ग्लूकोज थी तो उसका एक स्ट्रेट रिलेशनशिप है। जूँ आप डोज बढ़ाते जाते हैं फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन औरतों में ऐसा नहीं है। औरतों में तकरीबन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप डोज 30 रखें, 60 रखें या 90 रखें। तो in other words, the change in relationship between fasting glucose and dose
changes as the gender changes. हम अगर अपने केस में बात करें, जो हम कैटापल्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर कोई इंटरेक्शन हुआ तो वो ये होगा, जैसे हमें पता चला कि फल्क्रम सबसे ज़्यादा फ़र्क डालने वाला वेरिएबल था, लेकिन अगर इंटरेक्शन हुआ तो हम कहेंगे कि the relationship between the change in level of fulcrum changes as the level of stop angle changes. अगर इंटरेक्शन हुआ, नहीं हुआ तो वो रिलेशनशिप वैसा ही रहेगा. अब ये जो इंटरेक्शन होते हैं, अगर कोई इंटरेक्शन ना हो सिलेक्टेड वेरिएबल्स में, तो उन दोनों की लाइंस पैरेलल होती हैं. जो उनकी ये प्रॉपर्टी यानी पैरेलल होना कम होता जाता है, इसका मतलब है उनमें इंटरेक्शन आता जा रहा है. अब आपके सामने ये 5 मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं, तो इनमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली लाइन में दरमियान वाला ग्राफ है, वो इनमें इंटरेक्शन नहीं है और बहुत ही कम है, और एक का लेवल बढ़ाने से दूसरे का रिलेशनशिप आउटपुट के साथ कोई फ़र्क नहीं डाल रहा है. लेकिन अगर आप उसके बाद वाला देखें, जहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है. इसी तरह बाकी तीनों में भी फ़र्क पड़ रहा है मुख्तलिफ डिग्रीज़ में. अब हम अपने एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं, जो कि कैटापल्ट वाली एग्ज़ाम्पल है. तो ये उसका इंटरेक्शन प्लॉट है. जो इस प्लॉट में आप देख रहे हैं कि अपर राइट साइड पे जो एक प्लॉट है, वो आपको बता रहा है कि जो फल्क्रम का रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ, यानी डिस्टेंस अचीव्ड के साथ, वो स्टार्ट एंगल के साथ कैसे चेंज होता है. जो लाल रंग की लाइन है इसी राइट साइड में ऊपर वाले प्लॉट में, ये स्टार्ट एंगल की बड़ी वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो काले रंग की लाइन है वो स्टार्ट एंगल की छोटी वाली या -1 वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये एंगल ये प्लॉट आपको ये बता रहा है कि जब स्टार्ट एंगल का लोअर वाली वैल्यू आपने ली होती है, तो फल्क्रम और डिस्टेंस का रिलेशनशिप स्टीप होता है, ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक कलर की लाइन है या स्टार्ट एंगल की लोअर वाली वैल्यू की लाइन है, वो स्टीप है. और उसके साथ साथ वो आपको ये बता रहा है कि जब आप स्टार्ट एंगल की बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, तो फल्क्रम का और आउटपुट का रिलेशनशिप इतना स्टीप नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेता वो. तो इन अदर वर्ड्स यहाँ से आप एक चीज़ ये डिड्यूस कर सकते हैं कि डिस्टेंस फल्क्रम से ज़्यादा डिस्टेंस हासिल करने के लिए स्टार्ट एंगल की छोटी वाली वैल्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो हमने पीछे भी वैलिडेट करके देखा कि 8.2 हमें जब अचीव हो रहा था तो वहाँ पे ये वाली सेटिंग थी. इसी तरह अगर आप देखें इससे नीचे वाले प्लॉट को, तो ये फल्क्रम और आउटपुट के रिलेशनशिप में स्टॉप एंगल का रोल आपको बता रहा है. ये आपको बता रहा है कि स्टॉप एंगल की जो बड़ी वाली वैल्यू है या पॉजिटिव वाली वैल्यू है, जो लाल लाइन से डिपेक्ट हो रही है, वो ज़्यादा स्टीप है, जबकि जो छोटी वाली वैल्यू है या -1 वैल्यू है, वो ब्लैक लाइन से डिपेक्ट हो रही है, वो ज़्यादा स्टीप नहीं है. ठीक है जी. तो इस तरह आप इंटरेक्शन प्लॉट को जब देखते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि वेरिएबल्स का आपस में इंटरेक्शन क्या होता है इन रिस्पेक्ट टू देयर इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट. अब ये जो आपके सामने इंटरेक्शन है, ये एक बार डिस्प्ले हुआ है तीनों फैक्टर्स का, लेकिन इसी में एक और ऑप्शन आप ले सकते हैं. आप इसका एक मिरर इमेज भी ले सकते हैं. इट इज़ ऑफन यूजफुल टू लुक एट ईच इंटरेक्शन इन बोथ रिप्रेजेंटेशंस. तो अगर आप मिरर इमेज क्रिएट करना चाहते हैं,
जब आप इंटरेक्शन प्लॉट बनाते हैं तो आप ऑप्शंस को क्लिक करते हैं और ये टिक करते हैं ड्रॉ फुल इंटरेक्शन प्लॉट मैट्रिक्स को। तो these mirror images they present the same data but visually may be easier to understand। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा मज़ीद डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की मेथडोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और विद रिलेशनशिप टू मिनिटैब समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली 10 स्टेप होते हैं इनमें। एक स्टेप को 2 में भी डिवाइड किया जा सकता है, तो 11 भी कह सकते हैं इनको, लेकिन जनरली 10 स्टेप के लिखे जाते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें, यानी अभी हम एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि डिफ़ाइन करें कि असल में मसला क्या आ रहा है। जैसे हमारे पौधे वाले केस में मसला था कि पौधे की हाइट नहीं बढ़ रही। इस कैटापल्ट वाले केस में मसला था कि हमारा कैटापल्ट बॉल को दूर नहीं फेंक रहा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव लिखें कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैं बॉल को दूर से दूर तक फेंकना चाहता हूँ, या मैक्सिमाइज, आई वांट टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल। उसके पौधे के केस में आई वांट माय ट्री टू ग्रो एज टॉल एज पॉसिबल। जो भी आपके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो लिखें। या इनको आप इस टर्म्स में भी कह सकते हैं कि आई वांट टू नो the combination of inputs that would yield the highest length of a tree. I want to know the combination of inputs that would throw the ball to the longest distance। तो आपने अपना experimental objective लिखना है। फिर उसके बाद है select the output variables। या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो फैसला करें कि आपके आउटपुट वेरिएबल क्या हैं। जैसे हमारे कैटपल्ट वाले एग्जांपल में द आउटपुट वेरिएबल इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल, और दरख्त वाले केस में हमारा जो आउटपुट वेरिएबल है, रिस्पांस वेरिएबल है, वो है हाइट ऑफ द ट्री और हाइट ऑफ द प्लांट। उसके बाद सिलेक्ट द इनपुट वेरिएबल्स। इन सब स्टेप्स को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो इनपुट वेरिएबल्स चूज़ करना जो होता है वो अब कैसे करते हैं हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं, लेकिन स्टेप ये है बहरहाल के आप उसके इंडिपेंडेंट या इनपुट वेरिएबल्स चूज़ करें। जो हमारे अब हमने देखा कि कैटापल्ट वाले केस में 3 है, स्टॉप एंगल, स्टार्ट एंगल और फुलक्रम। हमारे पौधे वाले केस में 3 थे, सनशाइन, सनलाइट, पानी और खाद का लेवल। फिर अगला स्टेप है 5वां, वो है चूज़ द लेवल्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। यानी 2 लेवल पे रखना है, 3 लेवल पे रखना है। यानी पानी है तो पानी का लेवल 10 ml और 40 ml होगा, या 10 ml, 20 ml, 30 ml होगा। पहले तो ये फैसला करें कि कितने लेवल 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, और फिर उन चारों में आप वैल्यू क्या रखेंगे। जैसे कैटापल्ट वाले केस में अगर हम फुलक्रम को या लो और हाई रख सकते हैं, या 20 डिग्री पे और 50 डिग्री पे ये बोल सकते हैं, या 2 से ज़्यादा हों तो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री पे बोल सकते हैं। तो आपने लेवल्स ऑफ, ऊपर आपने इनपुट वेरिएबल्स सेलेक्ट किए कौन से थे, 5वें स्टेप में आप उनके लेवल्स चूज़ करते हैं। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन चूज़ करते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या चीज़ है, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था कि फुल फैक्टोरियल, हाफ फैक्टोरियल, रिस्पांस सरफेस, कौन सा डिज़ाइन चाहिए आपको। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं एक्सपेरिमेंट और डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने का हमारे केस में मतलब कुछ ऐसे बनता है जो हमने फुलक्रम वाले केस में किया था कि हमें मिनिटैब ने बता दिया कि पहला एक्सपेरिमेंट ऐसे रन करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप एंगल की छोटी वैल्यू लो, स्टार्ट एंगल की भी छोटी वैल्यू लो, फुलक्रम की बड़ी वैल्यू लो। तो वो करके आप बॉल को फेंकते हैं और जाके देखते हैं बॉल कितनी दूर गिरा। फ़र्ज़ करें 5 मीटर दूर गिरा, तो वहाँ जाके लिख देते हैं 5 मीटर। तो ये है एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करना और डेटा कलेक्ट करना। या पौधे के केस में ये हो सकता है कि हमें डिज़ाइन बताता है कि पानी 5 ml रखो, सनशाइन 3 घंटे दो, खाद 10 ग्राम दो, और 1 हफ्ते बाद पौधे की हाइट नाप लो।
तो हम ये चीज़ें इतना ही करके एक हफ्ते बाद हाइट नापेंगे और उस कम्बिनेशन के आगे लिख देंगे कि हाइट पौधे ने इतनी हासिल कर लिया। 7वां स्टेप है एनालाइज द डेटा फ्रॉम द डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ स्टेटिस्टिकल कंक्लूजन्स। अभी आपके पास जो जितने भी रन आपने करने थे उन सबको आपने कर लिया, तो अब आप उसको एनालाइज करें, मे बी उस पर आप कोई स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स करें और कंक्लूजन ड्रॉ करें। स्टेटिस्टिकल कंक्लूजन क्या हो सकता है कि the highest the plant gets is with a combination of so many mLs of water, so much exposure to the sunshine and so many grams of the fertilizer। और फिर अगला स्टेप है ड्रॉ प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स। वो तो स्टेटिस्टिकल कंक्लूजन थे, प्रैक्टिकल कंक्लूजन आपका ये होगा कि हमने इस चीज़ को कम रखना है, उस चीज़ को ज़्यादा रखना है, तो हमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस या सबसे ज़्यादा हाइट ऑफ प्लांट मिलता है। और आखिर में 9वां स्टेप है अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स को आप रेप्लिकेट, यानी एक बार दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा कर लें, और किसी और तरीके से वैलिडेट करना चाहते हैं यानी एक्सपेरिमेंटल लेवल से निकल के प्रैक्टिकल लेवल में भी एक बार उसको कर लें। और आखिरी स्टेप है इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस। जो फिर आपने फैसला कर लिया कि ये सेटिंग्स सबसे अच्छी होती हैं, उनको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दें। अब आपके फार्म में, यानी आपके पौधों वाले फार्म में हमेशा इतना पानी, इतनी सनशाइन और इतनी खाद दी जाएगी पौधों को। या अगर आप कोई इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो आप फिर फैसला कर लेंगे कि मेरे डीएवी से रिज़ल्ट निकला कि प्रेशर हमेशा इतना होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा इतना होना चाहिए और कैटलिस्ट की मैं इतनी अमाउंट डालूँगा, उससे सबसे अच्छी यील्ड निकलती है। अब मिनीटैब में आप क्या करते हैं जी? मिनीटैब में आप यू गो टू स्टैट्स, वहाँ से डीओई से फैक्टोरियल और वहाँ से क्रिएट फैक्टोरियल डिज़ाइन। ये जो लेफ़्ट साइड में ऊपर एक फ्लो सा आपको नज़र आ रहा है, ये बोला है मैंने। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने लेफ़्ट साइड में नीचे वाला बॉक्स आ जाता है, क्रिएट फैक्टोरियल डिज़ाइन। उसमें आपके पास सबसे पहले टाइप ऑफ डिज़ाइन में 4 ऑप्शंस हैं, 2 लेवल फैक्टोरियल विद स्पेसिफाइड जनरेटर्स, फिर प्लैकेट बर्मन और जनरल फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन। और आगे ये भी लिखा हुआ है उन सब के आगे कि उनके फैक्टर्स की लिमिट कितनी है। पहले वाले में 2 से 15 है, दूसरे और चौथे में भी इतनी है, और तीसरे वाले में 2 से 47 है। तो आप इस सेंस में देख सकते हैं कि अगर आप स्क्रीनिंग करना चाहें, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएबल है और आप उनको कम करना चाहते हैं, तो प्रॉब्ली आप फिर प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, यानी इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं। यहाँ जो 3 बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट हुआ नज़र आ रहा है। अब ये अगर आपने 2 लेवल फैक्टोरियल डिफ़ॉल्ट जनरेटर सेलेक्ट किया हो तो इसमें 2 से 15 तक सारी ऑप्शंस होंगी, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इस डायलॉग बॉक्स को समझने के लिए जो पहला बटन आपको 3 के सामने नज़र आ रहा है वो है डिस्प्ले अवेलेबल डिज़ाइंस। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ये जो राइट साइड वाली विंडो है ये आपको खुल जाएगी, और ये आपको बता रहा है कि अगर आप 2 लेवल फैक्टोरियल करना चाह रहे हैं विद 3 फैक्टर्स, या वो आपको उसमें वो मज़ीद ऑप्शंस भी दे देता है, तो आपके पास कौन कौन से डिज़ाइन अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे देखें ज़रा, 3 का जो कॉलम है उसमें जो आप नीचे देखते हैं तो 2 एंट्रीज़ हैं। एक एंट्री में लिखा हुआ है लेवल 3 और उसके नीचे वाली एंट्री में लिखा हुआ है फुल। तो इसका मतलब है कि 3 वेरिएबल्स के साथ आपको फुल डिज़ाइन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 8 रन करने पड़ेंगे। अगर आप उसी से लेफ़्ट साइड पे देखें तो 8 लिखा हुआ है, और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है लिखा हुआ है लेवल, जिसमें आपको 4 रन करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैक्टर यहाँ पे लेट्स से 7 होते, तो वहाँ पे आप 7 के कॉलम में देखें तो आपको वो बता रहा है कि आपको फुल डिज़ाइन, अगर आप फुल फैक्टोरियल करना चाहते हैं तो आपको 128 रन करने पड़ेंगे, यानी 128 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 7 या फ्रैक्शनल फैक्टोरियल में लेवल 7 पे करना चाहते हैं तो आपको 64 करने पड़ेंगे।
फ्रैक्शनल फैक्टोरियल में 4 पे करना चाहते हैं तो आपको 32 रन करने पड़ेंगे, सॉरी 6 पे करना चाहते हैं तो सॉरी 4 पे करना चाहते हैं तो 32 करने पड़ेंगे। आप अगर 4 पे आपको 16 वाला भी अवेलेबल है और 2 पे 8 रन वाला अवेलेबल है। इसी तरह ये आपको बताता है कि आपको कौन कौन से डिज़ाइन अवेलेबल हैं। उसके नीचे जो बटन है वो बटन है वैसे ये जो जस्ट वन लास्ट थिंग कि ये वाली जो विंडोज़ आपके सामने है जिसमें कलरफुल सा आपको नज़र आ रहा है, ये दिस इज़ काइंड ऑफ अ डेड विंडो। इसमें आप इंटरेक्शन कोई भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि कौन से डिज़ाइन अवेलेबल है और कौन से नहीं है। डिस्प्ले अवेलेबल डिज़ाइंस के नीचे दूसरा बटन आपको जो नज़र आ रहा है उसमें सिर्फ डिज़ाइंस लिखा हुआ है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये जो आपके राइट साइड पे नीचे वाली विंडो है ये वाली खुल जाएगी। तो मैं एक दफ़ा फिर पीछे जाता हूँ। आपके 3 फैक्टर्स के साथ सिर्फ 2 ऑप्शंस अवेलेबल थी, एक फुल वाली जिसमें 8 रन थे और एक फ्रैक्शनल वाली जिसमें 4 रन थे। वापस आगे जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे आपको कंफर्म करके दे रहा है कि हाँ आपके पास 2 ही डिज़ाइन अवेलेबल हैं। इस विंडो में देखें आप राइट साइड में नीचे वाली विंडो पे, तो ऊपर वाला डिज़ाइन है हाफ फ्रैक्शन जिसमें 4 रन है, इसकी रेजोल्यूशन 3 है। रेजोल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या चीज़ है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। थोड़ी डिटेल में देखते हैं उसको। और फुल फैक्टोरियल में आपको 8 रन करने पड़ेंगे और इसकी रेजोल्यूशन फुल है, यानी इसमें कोई डेटा हिडन नहीं होगा, आपको हर चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं जैसे नंबर ऑफ़ सेंटर पॉइंट्स, नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट का मतलब कितनी बार दोबारा करना है, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स। अब सेंटर पॉइंट क्या चीज़ है, अगर आप रिकॉल करें अपने क्यूब प्लॉट को तो हम सिर्फ कॉर्नर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी कि 2 लेवल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगर आप सेंटर पॉइंट्स लेते हैं, सेंटर पॉइंट पे डेटा लेते हैं तो वो आपको सिर्फ इतना बता देता है कि कहीं कर्वेचर तो नहीं है रिलेशनशिप्स में, यानी वेरिएबल्स के दौरान रिलेशनशिप स्ट्रेट है या उस रिलेशनशिप में कर्व है। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्वेचर के बारे में मैं आपको स्टेप 5 में थोड़ा बताऊंगा। इसी तरह फिर डिज़ाइंस के बाद वाला जो बटन है वो बटन है फैक्टर्स। अगर आप उस बटन को दबाएंगे तो आपके पास ये जो आपको राइट साइड पे बॉक्स नज़र आ रहा है ये वाला आई एम सॉरी ऑप्शन डिज़ाइन के नीचे ऑप्शंस है। आप ऑप्शंस को दबाएंगे तो आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा जिसमें रैंडमाइजेशन की ऑप्शन है, डेटा स्टोर करने की ऑप्शन है, डिज़ाइन फोल्ड करने की ऑप्शन है। फोल्ड करना और का मतलब ये होता है कि आप के सारे रन नहीं कर सकते, तो किसी एक कॉर्नर को फोल्ड कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप वहाँ पे डेटा नहीं ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप फैक्टर्स वाले बटन को दबाएं जो डिज़ाइंस के सामने है तो आपको ये वाली विंडो नज़र आएगी जो कि राइट साइड पे है। इसमें चूंकि आपने लिखा था 3 फैक्टर हैं तो इसने ABC 3 फैक्टर्स को रख दिया है। आप ABC में टाइप कर सकते हैं उसका असल नाम भी, फॉर एग्जांपल स्टॉप एंगल, स्टार्ट एंगल, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे वो नाम दे सकते हैं, नेम जहाँ पे लिखा हुआ है। उसकी टाइप भी आप रख सकते हैं कि वो न्यूमेरिक है या टेक्स्ट आप उसको रखना चाहते हैं। अगर आप न्यूमेरिक रखते हैं तो आप इसको एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं एंगल्स की या जो भी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो भी है, या आप उसको +1 और -1 भी लिख सकते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा एग्जैक्ट वैल्यूज़ के बजाय हम हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू को +1 और -1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ओके दबा दें इसको, और मेन विंडो को भी, यानी जो आपकी लेफ़्ट साइड पे विंडो नज़र आ रही है इसको भी ओके दबा दें तो मिनी टैब आपको इस तरह एक डिज़ाइन जनरेट करके दे देगा। सो हियर्स द वर्कशीट दैट Minitab has created after all the inputs that you gave it. If you had left the randomized run selection checked in the options box, your design would be in a different order than shown. यानी ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो रन ऑर्डर है और जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है ये एक ही है। तो अगर आप रैंडमाइज़ कर देते तो रन ऑर्डर में शायद 7-1 पे होता, 3-4 पे होता, यानी ये रैंडमाइज हो जाते हैं।
Now notice the structure of last three columns where the factors are shown, यानी start angle, stop angle और fulcrum के columns को आप देखें. The first factor, start angle, goes from low to high as you read down the column. सही है जी, यानी पहले लो की वैल्यू है फिर हाई की वैल्यूज़ है. The second factor, stop angle, has too low then too high all the way down the column, and the third factor, fulcrum, has 4 low then 4 high, यानी एक लो एक हाई एक लो एक हाई एक इस तरह सीक्वेंस किया गया. Notice the structure just keeps doubling the pattern. If we had created a 4-factor full factorial design, the 4th factor column would have had 8 rows at the low settings and 8 rows at the high settings. You can see it it is pretty easy to create a full factorial design. The standard order, as we call it, is not, however, the recommended order in which an experiment should be run. Generally, it is recommended that experiments should be run in a random pattern. So, अभी तक जितना कुछ आप ने पढ़ लिया, तो you should be able to determine the reason for experimenting. Experiment मैं कर क्यों रहा हूँ? Describe the difference between a physical model and a design of experiment model. Explain कि one factor at a time क्या होता है और उसके primary weaknesses क्या हैं. Show main effect plots and interactions. Determine which effects and interactions may be significant. And create a full factorial design on Minitab या otherwise too.